बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज्जाज इकराम, आज की जो ये वीडियो है इसमें ख़ास करके हम दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पर आप कैसे पहुंचेंगे, क्या किस तरह आपको जाना है, क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है, और फिर मदीना एयरपोर्ट से आपके होटल के रूम तक या जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा आपके रूम तक आपको कैसे पहुंचना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आप हज़रात इसको बहुत गौर से समाअत फरमाएँ और इसमें अगर आपको कुछ सवालात होते हैं तो वो आप हमें बताइएगा, इंशाअल्लाह उसके जवाबात देंगे हम आपको। और वो लॉजिस्टिकली भी हो सकते हैं और उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी हो सकता है। इंशाअल्लाह दोनों एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। हुज्जाज इकराम, आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप अपने घर से हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए, इस मुबारक सफ़र के लिए रवाना हों, तो आप ये अच्छी तरह से अपने यकीनी बना लें कि आपके पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका बोर्डिंग पास, आपका कड़ा, आपका आई कार्ड। कड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हज कमेटी से जाते हैं उनको एक कड़ा मिलता है जो उनको हाथ में पहनना होता है। वो कड़ा, आपका गले का आई कार्ड, आपके वीज़ा, आपका इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो वो बल्क इंश्योरेंस होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई प्राइवेट हज से जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस होता है वीज़ा के साथ। वीज़ा की कॉपी आपके पास ओरिजिनल है और उसकी कॉपी आपके चेक इन बैगेज में भी रखी हुई है। इस चीज़ को आप यकीनी बना लें। आपका मोबाइल फ़ोन जो आपको वहाँ लेके जाना है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पावर बैंक आपका हैंड बैग में ही होना चाहिए। उसका चार्जर, उसकी डाटा केबल एक्स्ट्रा, उसका आपके चश्मे, अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं और धूप का चश्मा लगाते हैं और नहीं लगाते तो धूप का चश्मा लगाना है आपको, इसको आप यकीनी बना लें। इसके अलावा हैंड बैग में आपने टॉवल रखी है, तहमत रखा है, एक दो जोड़ी कपड़े आपने रखे हैं या नहीं रखे हैं, इस चीज़ को। तो चूँकि हमने इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी वो पैकिंग के बारे में बनाई थी, और पैकिंग वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसमें भी अगर आपके कोई सवालात हों तो वो हमें बताइएगा। अब आपने ये भी आपको यकीनी अपने घर से बना लेना है कि आपने अपने सामान पर अपना नाम, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, डिटेल लिख ली है। और जिनके पास हज सुविधा ऐप है उन्होंने हज सुविधा ऐप से अपने सामान का QR कोड डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के उस पर चिपका दिया है। और हम और आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, फिर मैं ये बार बार बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने बारहा देखा है कि लोग पढ़े लिखे होते हैं, अपने सामान पर सब कुछ डिटेल लिखते हैं, मगर सामान ढूंढने में उनको घंटों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामान पर कोई अलग से एक यूनिक निशानी नहीं होती जिससे वो उसको पहचान पाएँ। तो आप इसको घर से ही अपने सामान पर कोई ना कोई यूनिक निशानी बांध लीजिए, उसके दोनों हैंडल्स पर, अपने हैंड बैग पर बांध लीजिए, लेडीज़ अपने पर्स पर भी बांध लें ताकि वो याद रहे कि आपकी निशानी क्या है। अब जब आप घर से निकलें तो मेरी आपसे मौदबाना दरख्वास्त ये है कि बराए करम आप अपने रिश्तेदारों से, अहबाब से, अज़ीज़ व अकारिब से, मिलने जुलने वालों से, इन तमाम हज़रात से अपने घर पर ही अच्छी तरह से मुलाकात कर लें। एक चीज़ आपको और यकीनी बनानी है हाजी साहब कि आपका जिस दिन सफ़र हो उससे पहली वाली रात आपने मुकम्मल नींद ली हो। ऐसा ना हो कि सामान पैक करने में, रिश्तेदारों से मिलने में, दावत खाने में आपने रात को नींद ही नहीं पूरी करी, सुबह को आंखें ऐसे हो रही हैं, दिमाग बंद हो रहा है और आप उसमें सफ़र के लिए जा रहे हैं। आप बीमार हो सकते हैं, इसीलिए आप इसको यकीनी बनाएं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोना किस लिए ज़रूरी है। आप ये समझ रहे हैं कि आपकी 6 घंटे की फ़्लाइट है, बिल्कुल 6 ही घंटे की फ़्लाइट है, मगर उस 6 घंटे की फ़्लाइट के आगे पीछे जब हम वक्त गिनेंगे तो वो 18 घंटे पहुँच जाएगा। तो इसलिए आपको अपने घर में उससे पहली वाली रात को सोना ज़रूरी है, आपको आराम ज़रूरी है। आपकी दवाएं आपके हैंड बैग में होनी चाहिए, जो आपकी ज़रूरी दवाएं अगर आप लेते हैं, और डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा भी आपके हैंड बैग में होना चाहिए। अब आप अपने घर से रिश्तेदारों से मुलाकात करने के बाद फ़्लाइट के टाइम से कम 6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, तो आप अपने घर से दूरी लगा लें कि आपके घर से एयरपोर्ट की कितनी देर की दूरी है। किसी के यहाँ से 2 घंटे की होगी, किसी के यहाँ से 1 घंटे की होगी, किसी के यहाँ से आधे घंटे की भी होगी, और कोई अगर बहुत दूर से आ रहा है तो 3-4 घंटे की भी होगी।
तो इस चीज़ को आपको पता होगा कि आपके घर से एयरपोर्ट जाने में कितनी देर लगती है। उस हिसाब से आप टाइम की पाबंदी के साथ अपने घर से निकलें कि आप 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। और खुदा के वास्ते बहुत ज़्यादा भीड़ लेकर मत जाइए, छोटी गाड़ी में आप चले जाइए। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जिस गाड़ी में हाजी साहब बैठे हों उसी गाड़ी में हाजी साहब का सामान होना चाहिए। होता यह है कि हाजी साहब के एक अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त बहुत अच्छी सी गाड़ी उनके लिए लेकर आते हैं कि हज के लिए जाओ, और भाई खिदमत करनी चाहिए हाजियों की कि हाजी साहब आप मेरी गाड़ी में बैठिए। वो उनकी गाड़ी में बैठ गए, सामान दूसरी गाड़ी में, हाजी साहब एयरपोर्ट पहुंच गए। अब वो पहुंच तो टाइम से गए मगर दूसरी गाड़ी भटक रही है, अब सामान नहीं आ रहा, क्या करें। या फिर पता ये चला कि सामान पहुंच गया है, हाजी साहब नहीं पहुंचे। तो हाजी साहब आप और आपका सामान एक ही गाड़ी में होना चाहिए, उसके साथ आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अगर आप एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ लेके पहुंचेंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत परेशानी होती है, फिर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो बदनज़मी फैलती है, दिल बुराई होती है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी पड़ती है और बहुत सारे लवाजमात होते हैं। और फिर भीड़ में आप ही फंसेंगे, जाम लगेगा, ये होगा वो होगा, तो बदनामी भी होती है और परेशानी भी होती है। इसलिए आप घर से मुलाकात करके 2-4 लोग चले जाएं, 2-4 लोगों को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश ये करें कि जितना आप कम से कम हो सके वो जाएं। ऐसा ना करें कि हाजी साहब के ऊपर एक और भीड़ हो कि साहब मुझे एक बस लेके जानी है। अब पता चला कि किसी को 100 किलोमीटर दूर से आना है, तो बस का आने का और जाने का खर्चा, फिर वो जो साथ में लेकर आ रहा है उनको खिलाने का खर्चा, तो हाजी साहब की खिदमत थोड़ी हुई। आपने तो हाजी साहब से और ख़िदमत ले ली। अब हाजी साहब को 4 लाख रुपए का तो हज करना है मिसाल के तौर पर, और 1 लाख रुपये आप पर खर्च करने हैं। तो भाई इस तमाम चीज़ों से आप गुरेज करें, आप कम से कम जाएं। फिर वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है एयरपोर्ट पर, और लोगों को आने जाने बहुत महंगी पार्किंग भी है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए आप 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। आप अगर आपके साथ कोई ऐसे हाजी हज्जन हैं जिनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है, तो वो अपनी व्हील चेयर यहीं से ख़रीद के लेके जाएं। उस व्हील चेयर पे नाम, फ़ोन नंबर वगैरह तमाम चीज़, और वही फिर मैं कहूँगा आपकी जो अलग से एक पहचान आपने यूनिक बनाई थी वो उस पर बांध लें। उसका चैन और ताला ले लें, उसे चेक इन बैगिंग में रख लें और उसको पॉली रैप करा लें अपनी व्हील चेयर को। आपकी 2 अटैची, एक हैंड बैग के अलावा अगर आपकी ज़रूरत व्हील चेयर की है तो हाँ, हज कमेटी से जाएं आप या प्राइवेट जाएं। एयरलाइंस आपके व्हील चेयर के लिए अलग से चार्ज नहीं करती है, वो आपको अलाउड होता है। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसका स्ट्रॉलर यानी बच्चे की गाड़ी वो भी फ्री होती है, आप उस पर भी नाम वगैरह वो चैन ताला ज़रूर लेकर जाएं और अपनी यूनिक पहचान उस पर बांध लें। ये सब चीज़ें आप लेके जाएंगे और उसे पैक करके लेके जाएंगे। जब वहाँ एयरपोर्ट के गेट पर पहुँचेंगे वहाँ अमला खड़ा होगा, आप उनसे कहिए कि साहब हमें व्हील चेयर चाहिए, तो वो आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे, वो आपको बिठाएंगे। और जिनके पास को व्हील चेयर नहीं चाहिए वो लोग सीधा अंदर दाखिल हों, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाजी हजरात जो हैं किस गेट से दाखिल हो रहे हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर, 4 नंबर। अमूमन हर एयरपोर्ट पे अलग अलग गेट हाजियों के लिए मखसूस हो जाते हैं, आप उससे जाएं और हाजी हजरात उससे एंट्री करें। जब आप अंदर जाएंगे तो 2 ऑप्शन होते हैं, स्कैनर लगा हुआ होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। जहाँ स्कैनर होता है आप स्कैन कराएं सामान को, उसके बाद चेक इन बैगेज पे जाएं। चेक इन बैगेज में आपको अपना सामान जमा कराना है, सामान जमा कराना है और सामान जमा कराकर उसकी रसीद ज़रूर ले लेनी है। जो बैग टैग कहलाता है, बैगेज टैग याद रखें, वो आपके बोर्डिंग पास के पीछे चिपका के दे देंगे। एक हाजी जितना सामान जमा कराएगा, क्योंकि उसे 2 ही बैग जमा कराने हैं, एक हाजी 2 बैग। अब उसकी मर्ज़ी वो 1 जमा कराए ना कराए, इसकी कोई वो नहीं है, मगर एक हाजी पे 2 बैग अलाउ हैं और एक बैग का वज़न 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा हैंड बैग अलाउ है। अब ये 20 किलो एक हैंड बैग, एक अटैची का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको आपको अपने टिकट पर देख लेना है, क्योंकि जो हज कमेटी से जा रहे हैं उनके लिए 40 किलो अलाउड है, मगर हर एयरलाइंस अलग अलग वेट अलाउंस देती है। तो आप अपने टिकट पर या अपने एजेंट से ये पता कर सकते हैं कि साहब हमें कितना सामान लेके जाना है, कितने बैगेज हमारे अलाउड है, तो उसके हिसाब से आप अपना सामान पैक करके वहाँ पर देंगे।
सामान वज़न से ज़्यादा ना हो, वहाँ पे फिर वो परेशानी होती है, वो नहीं लेते या फिर उसका चार्ज करते हैं। चार्ज मैं एक मिसाल में दूंगा कि मुर्गी से ज़्यादा महंगा मसाला हो जाता है। आपका उसमें सामान है 500 रुपये का और किराया उसका 5,000 रुपये लग रहा है, तो क्या हासिल वसूल हुआ उसका? आप सामान वज़न के हिसाब से लेके जाएं और उन्हें जमा करा दें। अब जब आप सामान जमा करा देंगे, आपको वो बैगेज टैग दे दें, तो आपको जाना है इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे लोग एकदम से जाके काउंटर पर भीड़ इकट्ठी कर देते। काउंटर पर आपको कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। काउंटर से पहले हमेशा एक लाइन खिंची होगी ज़मीन पर, आप देखेंगे कहीं हरी, कहीं पीली, कहीं लाल। उस लाइन से आपको इधर खड़ा रहना है, एक एक कर कर काउंटर पर जाना है। जब आप काउंटर पर, चाहे वो चेक इन काउंटर हो, चाहे सिक्योरिटी चेक का काउंटर हो, चाहे इमिग्रेशन का काउंटर हो, आप वहाँ पहुँचिए। इमिग्रेशन वाले आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद वो, उनके पास कैमरा होता है, उससे वो आपका फ़ोटो खींचेंगे। ज़रूरत होगी तो वो आपकी उंगलियों के निशानात भी लेंगे। अब हमारी हज्जन बहनों को यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि वो जो मेहंदी लगा के जाती हैं, तो कम से कम ये वाले पोरवे अपने मेहंदी से खाली रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि मेहंदी की वजह से हमारे जो ये उंगलियों के निशानात होते हैं, ये भर जाते हैं और फिर उसमें निशान नहीं आते हैं, फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तो मेहंदी वो रख के ले जाए, वहाँ लगा लेंगे। आते वक्त और जाते वक्त, दोनों वक्तों में उन्हें ये ख्याल रखना है कि उनके ये वाले 5 उंगलियाँ ये हैं और 5 उंगलियाँ ये पहला जो पोरवा है, इसको मेहंदी वगैरह से या किसी और चीज़ से नहीं ढकना है, ये क्लियर हो, ताकि स्कैनिंग में बायोमेट्रिक आसानी हो। उसके बाद वो पासपोर्ट पर मोहर लगा देंगे और आपको आगे भेज देंगे। एक एक करके आप आगे जाएंगे। आगे आपको एक काउंटर मिलेगा जिसे कहते हैं सिक्योरिटी चेक। वहाँ पर भी ऐसे ही लाइन लगी होती है, आपको पट्टी के इधर खड़ा होना है। उसके बाद एक एक करके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आपको बुलाएंगे। वहाँ आपको एक ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जेब में कोई भी आइटम ना हो। अब आप कहेंगे कि साहब खाली मेटल की, मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी ना रखें। आपने चूँकि एक छोटा बैग अपने साइड में टांग रखा है, उसमें अपना सामान रखें। मोबाइल फ़ोन वगैरह आप ट्रॉली में रखें, हैंड बैग आप उसके साथ ट्रॉली के ट्रे में रखें और हैंड बैग वगैरह उसके साथ रखें। स्कैनर से वो पार हो जाएगा। आप उसके बाद जाएंगे, आपका चेकिंग करेंगे, आपको उधर से सामान उठाना है। अब आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ट्रे में क्या क्या सामान रखा था। ज़्यादा सामान आप उसमें फैलाएंगे तो भूलेंगे। एक ही ट्रे में रखें। एक आपका हैंड बैग है, हैंड बैग उठाइए। अब जल्दबाजी करेंगे तो भूलेंगे। जल्दबाजी आपको कहीं नहीं करनी है, आप सुकून से करिए, आपको छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आप अपना सामान आराम से उठाइए। जब आप सामान वहाँ से उठाएं तो देख लें कि आपकी ट्रे पूरी खाली हो गई है। सिक्योरिटी चेक में आपका हैंड बैग चेक होगा, तो उसमें आप ये चीज़ का ख्याल रखें कि उसमें किसी तरीके का ब्लेड, कैंची, चाकू, छुरी, नेल कटर, सुई, रस्सी, टेप, चाहे वो बिजली का हो या सेलो टेप हो, या कोई डंडा टाइप आइटम, या नारियल गोला, या बहुत ज़्यादा लिक्विड, या किसी तरीके का स्प्रे, या मिर्चें, मसाले, नमक, ये तमाम चीज़ें आपको अपने हैंड बैग में नहीं रखनी है। इससे उन्हें ख़दशा है, वो सारा सामान निकाल के आपका वहीं फेंक देंगे। तो आप इन सामान को सबको चेक इन बैगेज में रखिए, उसमें अपना नॉर्मल सामान रखिए, ज़रूरत का उसको आप लेकर सामान को अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं तो आपको जद्दा की फ़्लाइट मिलेगी और उसके लिए आपको एहराम बांधना लाजिम है, क्योंकि जब हम जद्दा पहुंचते हैं तो मिकात रास्ते में पड़ जाती है। अब एहराम बांधने के लिए आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम्स होते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ वज़ू करें और अपना एहराम के लिए कपड़े बदल लें। 2 रकात नमाज एहराम की नफिल पढ़ लें अगर मकरू वक्त ना हो, और अभी नियत और तलबिया ना पढ़ें, वो आप फ़्लाइट में बैठ कर पढ़ लीजिएगा आराम से। और अगर आप मदीने शरीफ जा रहे हैं और तो अब आप सीधा अंदर जाएं, अपने जहाँ आपका बोर्डिंग गेट होगा या जहाँ आपको वो बताएंगे कि हाजियों के लिए किधर जाना है, आप वहाँ जाइए, तहारत लीजिए। वहीं बोर्डिंग गेट के आसपास टॉयलेट जाना है, जो भी आपकी हाजत है, वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है, जो उससे भी आप एयरपोर्ट पे आराम से फारिग हो जाइए। उसके बाद आपको बोर्डिंग गेट पर पहुंचना है। बोर्डिंग गेट पर जब आप पहुंचेंगे तो वो फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से खुलेगा, आप आराम से सुकून से बैठे रहिए। इसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आप अपने हैंड बैग में कुछ स्नैक्स ज़रूर रखिएगा,
क्योंकि जब लंबा वक्फ़ा होता है तो भूख भी लगती है, तो आप स्नैक्स वगैरह खा के उस भूख को कम कर सकते हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि हाजी साहब ये 6 घंटे की फ़्लाइट जो है आपकी 18 घंटे की कैसे होगी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि फ़्लाइट के टाइम से 6 घंटे पहले आपको पहुंचना है, तो 6 घंटे और 6 घंटे 12 घंटे ये हो गए। अगर आपके घर से एयरपोर्ट जाने का रास्ता 2 घंटे का है तो कम से कम 2.5 घंटे पहले आप निकलेंगे, अगर जाम मिल गया तो 12 और 2 14 घंटे हो गए। अब आपने 6 घंटे की फ़्लाइट की, अगर फ़्लाइट ऑन टाइम है, अगर फ़्लाइट थोड़ी बहुत भी डिले हो गई तो अब ये डिपेंड करता है कि कितनी डिले हुई, जितनी डिले होगी उतना टाइम आप इसमें ऐड करते रहिए। फिर आप जब वहाँ एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपको 1-2 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगेगा, 16 घंटे हो गए। और उसी तरह से आपको एयरपोर्ट से अपने होटल पहुँचने में भी टाइम लगेगा। अब चाहे वो 6 घंटे हो, क्या नाम है, अगर जद्दा से होंगे तो जद्दा से आप जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा वक्त लगता है। ज़्यादा मक्का मुकर्रमा नहीं जाएंगे, अगर आप मदीना मुनव्वरा में हैं तो थोड़ा कम वक्त लगता है होटल पहुँचने में। तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना, तो ये तमाम वक्त मिला के 18 घंटे 20 घंटे जो भी बैठ सकता है। आज तो मैं अभी एयरपोर्ट पर था, अब आप फ़्लाइट में बैठेंगे। जब आप फ़्लाइट में बैठेंगे तो देखिए 6 घंटे की जो ये फ़्लाइट है, इसमें एक चीज़ को आपको और यकीनी बनाना है कि इस 6 घंटे में से कम 3-4 घंटे आपको सोना है। आप सो जाइए, और सोने से पहले अगर आप जद्दा के लिए जा रहे हैं तो तलबिया पढ़ लें। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 बार आप तलबिया पढ़ लें और नियत कर लें। अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपको उम्रे की नियत करनी है कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल फरमा। और अगर आप हज क़िरान कर रहे हैं तो आप नियत फरमा लें, अल्लाह मैं हज और उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल फरमा। आप इसको अरबी में भी बोल सकते हैं और अपने ज़बान में भी अदा कर सकते हैं। अब वो ज़बान उर्दू भी हो सकती है, वो ज़बान अरबी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी, मलयालम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर ज़बान से वाकिफ़ है, और नियत दिल के इरादे का नाम है। और अगर आप मदीने शरीफ जा रहे हैं तो आपको एक ख़ास ख्याल ये रखना है, आप दुनिया के सबसे मोतबर और मुकर्रम जगह पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। यह आपके लिए निहायत शर्फ़ की बात है कि आप उस बारगाह में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े सुल्तानों के ताज ज़मीन पर होते हैं। आप उस जगह तशरीफ़ लेके जा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरे हबीब की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लो। तो आपको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ वहाँ रहना है, और उसकी तैयारी आप यहीं से कीजिए कि आपके दिलो दिमाग और आपके जिस्म पर अदब तारी हो जाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा हो कि आप मदीने शरीफ जा रहे हैं, आप मदीने शरीफ जा रहे हैं, आपके जिस्म के हरकत व सकनात से पता होना चाहिए। आपका ऊपर ये भी खौफ होना चाहिए कि हम ऐसी बारगाह में जा रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी आक़िबत ख़त्म हो जाएगी। कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने मेरे हबीब के गुस्ताखी करी तो तुम्हारे आमाल ज़ब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें ख़बर भी ना होगी। तो मेरे भाई, ऐसा ना हो कि हमारे सारे अमाल ज़ब्त हो जाए और हमें ख़बर भी ना हो। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन अपनी गलतियों की तौबा भी करते रहनी है, और इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ विर्द हो सके वो करते रहना है। और मेरा और सबका अमल ये कि जब मदीने शरीफ आप एयरपोर्ट पर पहुँचें तो एक सलाम रसूल अल्लाह की बारगाह में तो आप जहाज़ से ही पेश कर दें। फ़्लाइट में ही आप फ़्लाइट में ही एक सलाम कम अज़ कम पेश कर दें। जैसे आपको दिखने लगे फ़िदा मदीने शरीफ की है, आ गई, इलाका दिखने लगे, तो कोशिश करें अगर इजाज़त दे अमला तो खड़े होकर, नहीं तो कम से कम अपने आप पर अदब को तारी रखते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी अल्फाज आपको याद हों
कुछ नहीं तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या तो याद रहेगा, ये तो हमारी ज़बान है। और साथ के साथ दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ते रहें, ये भी एक दुरूद पाक है। तो आप ये पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा हो दुरूद शरीफ का विर्द करें। अब जब आप एयरपोर्ट में फ़्लाइट पे जब लैंड कर जाएगी तो हमने देखा है कि लोग फ़्लाइट में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे ट्रेन में खड़े नहीं होते हैं, स्टेशन आने वाला होता है तो भाई स्टेशन पे 2 ही मिनट ये गाड़ी रुकेगी तो सब लोग सामान लेके गेट पर पहुंच जाओ। ऐसा नहीं है भाई, आप अपनी सीटों पर बैठे रहिए, सुकून के साथ बैठिए। जहाज़ अभी लैंड किया है, ये एक लंबी दूरी तक चलेगा, फिर ये घूम घाम के अपने स्टेशन पे, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है ऐसे जहाज़ का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, उससे लगेगा वो एरो ब्रिज से कनेक्ट हो या वो कहीं ऐसे लगे जहाँ से आपको बस में लेके जाया जाए। आप आराम से सुकून से बैठिए। और फिर उसके बाद चूँकि जहाज़ का जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है उसको एक मसनूई एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनाया जाता है, उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है उस हिसाब से कि वो वहाँ पर आप उस हाइट पर भी आप सरवाइव करें। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो धीरे धीरे उसको डाउन करते हैं। उसके बाद आराम से वो गेट खोलते हैं। जब गेट खुल जाए, आगे का खुलता है या पीछे का खुलता है या दोनों खुलते हैं, तो आप देखें जो आगे वाले धीरे धीरे करके उठते रहें और निकलते रहें, बहुत सुकून से आप उतर जाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ वाले, अगर आप एक साथ खड़े हो गए सब लोग, जहाज़ में बहुत पतला रास्ता होता है, अब एक आदमी यूँ करके हाथ से वो सामान उतार रहा, दूसरा उधर से खींच रहा है, वो सामान उसके सर पे गिरा, वो सामान उसके कंधे पे गिरा, उसने गुस्सा आया, चोट लगी। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना है। आराम से बैठिए, आप उतर जाएं। अब जब आप उतरेंगे नीचे तो आपको वो रास्ता बताएंगे आगे की तरफ जाएं। तो आपको वहाँ टॉयलेट बाथरूम पता कर लेना है, आप वहाँ जाइए, टॉयलेट बाथरूम में आप तहारत से फारिग हो जाइए, वज़ू भी कर लीजिए, और नमाज का वक्त हो तो नमाज भी अदा कर लीजिए। और वो इमिग्रेशन की तरफ आपको बढ़ा देंगे। अगर वो इमिग्रेशन की तरफ बढ़ा दें तो जो अमला कहे आप पहले वो काम कर लीजिए। आप अपनी बात से ज़िद बहस उनसे मत कीजिए, आप इमिग्रेशन करा लीजिए, वो आपको सामान की बेल्ट के पास पहुंचा देंगे। वहाँ टॉयलेट बाथरूम है, आप टॉयलेट बाथरूम से फारिग होइए, आपका सामान आता रहेगा। अब जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाते हैं उनको तो अपना सामान खुद उठाना होता है, मगर जो हज कमेटी से जाते हैं उनका सामान उनके होटल पर उनको मिलता है, मगर उनके सामने ही वहाँ पर सामान उतरता है। तो सामान उतरता है, पोर्टर्स उसको गाड़ी पे रखते हैं, वो आपके साथ सामान स्कैनर पे लेके जाएंगे, आप उनके साथ रहेंगे, आपके सामने सामान स्कैन होगा। और कुछ फ़्लाइटों में सामने नहीं पीछे स्कैन होता है, जब तक स्कैन होता है जब तक के लिए आपको वो एक वेटिंग हॉल में बिठा देते हैं। आपका सामान स्कैन हो गया, सामान स्कैन होने के बाद आप का सामान वो पोर्टर्स ट्रक में लोड कर देंगे और आपके लिए वहाँ पर मुअल्लिम कामला खड़ा होगा, वो आपसे पासपोर्ट ले लेगा, वो पासपोर्ट ले लेगा और आपको एक बस में बिठा देगा। और यही सेम काम जद्दा एयरपोर्ट पर भी होगा, मगर फ़र्क क्या है, मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर आप एहराम की हालत में नहीं हैं, जद्दा की एयरपोर्ट पर आप एहराम की हालत में। जद्दा से आपको मक्का के लिए बस मिलेगी, मदीना शरीफ के एयरपोर्ट से आपके मदीना शरीफ में होटल है, तो वो दोनों बसें आपको आपके होटल तक पहुंचाएंगी। मगर जद्दा से मक्का की दूरी कमोबेश 80-100 किलोमीटर है, और मदीना शरीफ का एयरपोर्ट चूँकि मदीना शरीफ में है तो वहाँ से बस में आप जल्दी पहुँच जाएंगे, यहाँ से बस में देर में पहुँचेंगे। अब आप दोनों जहाँ के भी हैं वो अपने बस में सवार हुए, जिस बस में आपको बिठाया जाए उसी में बैठें। ऐसा नहीं हो कि साहब मेरे फलां साथी तो उस बस में बैठे हैं, मैं भी उसमें जाके बैठूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अपना हैंडबैग, अपना पर्स वगैरह साथ में रखना है। जहाज़ से उतरते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो आप सामान लेकर जहाज़ में चढ़े थे वो सामान पूरा आपने जहाज़ से ले लिया है, कोई जहाज़ में सामान आपका छूटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मोबाइल में वीडियो बनाने के चक्कर में साइड में लगा दिया खिड़की में और उसके बाद भूल गया, या मोबाइल चार्ज करने के लिए उसमें आपने डेटा केबल भूल गया, भाई वो फिर सफाई हो जाती है, कुछ नहीं पता कहाँ गया। इसलिए हमने कहा कि सुकून
जल्दबाजी नहीं, सुकून के साथ चलिए। अपना सामान पूरा उठा लीजिए, हैंड बैग, आपका साइड वाला बैग, लेडीज़ पर्स, जो भी सामान है, या कोई थैली में कुछ सामान था, खाने का कुछ सामान मिला था जहाज़ में वो बच गया, उसको फेंकिए मत, उसको साथ रख लीजिए। आप अपने होटल पर पहुंच जाएंगे बस में बैठकर। जब आप अपने होटल पर पहुंचेंगे तो हज कमेटी से जाने वालों के साथ ये है कि उनके कमरे अलॉट होते भी हैं किसी होटल में, किसी में नहीं भी होते हैं। प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर से जाते हैं उनके कमरे, चूँकि वो छोटा ग्रुप होता है, उनके अपने कमरे मखसूस होते हैं। तो आप जब काउंटर पर पहुँचें, जब आपको वो चाबी दें, वो कई बार ये होता है कि वो कहते हैं कि साहब 4 आदमियों का ग्रुप आओ, तो आप 2 हो तो आप अपने किसी 2 साथियों के साथ लो। 4 जने वहाँ पहुँचे, आप उनसे कमरे की चाबी देंगे। वो कमरे की चाबी जब देंगे तो आप अगर 4 लोग हो तो 4 उनसे होटल के कार्ड वहीं पर ले लीजिए। कौन से कार्ड? होटल का नाम, विजिटिंग कार्ड होता है उसका, उस पर पीछे मैप भी बना हुआ होता है, पूरा एड्रेस लिखा होता है। वो होटल का कार्ड आप उनसे ले लें और उस होटल के कार्ड पे अपना रूम नंबर भी लिख लें। वहीं पे चाबी के साथ जो छल्ला मिलेगा उस पर रूम नंबर लिखा होगा, रूम नंबर और फ्लोर लिख लें, उसको अपने पास रख लें। 4 की जगह आप 6 और 8 भी रख ले सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे आपको। अब आप, और अगर आप मक्का में पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, रूम की चाबी आपको मिलेगी तो वहाँ भी आपको कार्ड ले लेना है ताकि आपको एड्रेस पता हो। और जो लोग हमारे हाजी थोड़ा एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो वो एक काम ये करेंगे कि गूगल लोकेशन सेव कर लेंगे अपने मोबाइल में, या उसकी लोकेशन किसी को भेज दीजिए। सेव करना नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप से किसी को भेज दीजिए। वहाँ वाईफाई होता है, अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। जब तक उस वहाँ पे गहमा गहमी हो रही है, आपकी एंट्री हो रही है, एक एक करके एंट्री कराएंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि सब एक साथ एंट्री हो जाएगी। तो उसमें अपना वहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड होता है, वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिए, अपने घर पर खैरियत की एक ख़बर दे दीजिए। व्हाट्सएप से वीडियो मैसेज भेज दीजिए, ऑडियो मैसेज भेज दीजिए। अगर आपके पास ईमो या बॉटिम है तो आप उससे कॉल करके बता दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हम बखैर व आफ़ियत यहाँ पहुँच गए हैं और हमारा ये होटल है, हमारा ये होटल है और इसकी लोकेशन ये है। वो आपने भेज दी तो अब आपके पास सेव भी होगा लोकेशन, आपके घर वालों को भी पता हो गया, आप भी इत्मीनान से हो गए, वो भी इत्मीनान से हो गए। अपने कमरे में जाइए, कमरे में आपका सामान होटल पर आ चुका होगा, वो लिफ्ट में रखकर अपने कमरे में ले जाइए। अगर नहीं आया थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, और अगर ज़्यादा इंतज़ार के बाद भी नहीं आता तो आप बैगेज सेल में, हज कमेटी का जो बैगेज सेल है, वहाँ जाके इस बात की कंप्लेंट कराइए कि साहब हमारा ये सामान जिसका बैगेज टैग ये है अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचा है। वो इंशाल्लाह उसको ढूंढेंगे और आपके कमरे तक पहुँचवा देंगे। अपने कमरे में जाइए, अगर आपका सामान आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपके हैंड बैग में एक जोड़ी कम से कम कपड़े थे ही, आप नहाइए धोइए। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन आप उसी हालत में रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, रसूल अल्लाह की बारगाह है, वो बड़ी बारगाह है। जब हम किसी से मिलने जाते हैं ना, और कोई अफसर ये होता है भले ही, तो हम अपनी तरफ से बेहतरीन लिबास, अपना आप को बेहतरीन तैयार करके जाते हैं। तो इसी तरह जब आप रसूल अल्लाह की बारगाह में जाना है तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि पता नहीं कहाँ आपने तहारत ली थी, कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। ताज़ा गुस्ल कीजिए, बेहतरीन खुशबू लगाइए और बेहतरीन कपड़े आप पहनिए जो आपके पास अल्लाह ने आपको बेहतरीन मैसर करा, वो आप पहनकर अब आप मदीने शरीफ के लिए आपको जाना है। इंशाअल्लाह उसकी पूरी डिटेल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बस मैं इतना ज़रूर कहूँ कि जाते वक्त भी आपको मस्जिद में किस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं वो याद रखना है। आप होटल आपका कौन से रोड पर था, होटल से कौन सा गेट करीब है, होटल की एक फ़ोटो ले लीजिए गेट की। तो इस तरह से आपको मदीना शरीफ में रहना है और यही सेम चीज़ आपको मक्का मुकर्रमा में भी करनी है। हज कमेटी से तो जो मक्का मुकर्रमा में जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि 4 आदमियों को लेकर आओ, 8 आदमी, वहाँ आपके रूम पहले से ही अलॉटेड हैं कि ये हाजी का रूम नंबर ये है और इनके साथ ये लोग हैं। वो कभी चेंज होना नहीं, नामुमकिन सी बात होती है। तो आप उस रूम में जाएं, आराम से वही तहारत हासिल करें। क्योंकि आप वहाँ एहराम की हालत में होंगे तो वहाँ आप खुशबू नहीं लगा सकते, तेल नहीं लगा सकते, सुरमा नहीं लगा सकते, मिसवाक कर सकते हैं मगर टूथपेस्ट नहीं कर सकते।
इसी तरह से आप साबुन जो है वो खुशबू वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना है। थोड़ा सा अपने आप को होटल में आप जिस्म को आराम दें, फिर हशाश बशाश होकर जब आपका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए, ऐसा भी ना हो कि नमाज़ें निकल जाएं। मदीने शरीफ में आपको 40 नमाज़ों का ही वक्त मिलता है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना ज़रूरी है। आराम भी हो, इबादत भी हो और हमारा जिस्म भी बेहतर रहे। मजीद इससे मुताल्लिक़ कोई अगर आपके सवालात हैं तो वो मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह उसके जवाबात आपकी खिदमत में अर्साल करेंगे।